नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जो वीडियो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे इंडोनेशिया की सरकार ने आधिकारिक तौर पर जारी किया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब हिंद महासागर को पार कर इंडोनेशिया के एयर स्पेस में प्रवेश करते हैं, तो इंडोनेशियाई वायुसेना के लड़ाकू विमान उनके विमान को चारों तरफ से घेर कर एस्कॉर्ट करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में किसी देश को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। लेकिन इस बार यह दौरा सिर्फ औपचारिकताओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने वैश्विक रक्षा बाजार में एक बड़ा धमाका किया है। जी हाँ, भारत और इंडोनेशिया के बीच एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक रक्षा समझौता साइन हो चुका है। इंडोनेशिया अब आधिकारिक तौर पर भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस खरीद रहा है, और सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं बल्कि भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी एयर टू मिसाइल अस्त्र को भी इंडोनेशिया अपनी वायुसेना के लिए खरीद रहा है। यह रक्षा इतिहास में भारत के बढ़ते कदम का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि यह डील भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इंडोनेशिया को इस मिसाइलों की ज़रूरत क्यों पड़ी, और कैसे भारत अब दुनिया के लिए एक विश्वसनीय रक्षा आपूर्तिकर्ता यानी कि स्टेबल वेपन सप्लायर बनकर उभर रहा है। साथ ही हम बात करेंगे मलक्का स्ट्रेट में भारत की रणनीतिक एंट्री के बारे में, जिसने चीन की नींदें उड़ा दी हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का विश्लेषण बेहद दिलचस्प होने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस डील के आंकड़े की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया भारत से करीब $200 मिलियन की लागत से ब्रह्मोस मिसाइल की 2 बैटरियां खरीद रहा है। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि 2 बैटरियों का मतलब क्या होता है। रक्षा विज्ञान की भाषा में ब्रह्मोस की एक बैटरी में आमतौर पर 4 मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर्स होते हैं और लगभग 12 रेडी टू फायर मिसाइलें शामिल होती हैं। साथ ही इसके मोबाइल कमांड पोस्ट और अन्य रडार सिस्टम भी होते हैं। यानी इस सौदे के तहत शुरुआती तौर पर इंडोनेशिया के पास 24 तैयार ब्रह्मोस मिसाइलें पहुंचेंगी। इंडोनेशियाई सेना पहले इन्हें अपनी सेना में शामिल करेगी, अनुभव लेगी, और माना जा रहा है कि भविष्य में वे इसके और बड़े ऑर्डर भी देंगे। दोस्तों, हालिया वैश्विक घटनाओं ने दुनिया को एक बात साफ सिखा दी है कि ब्रह्मोस मिसाइल अपनी मारक क्षमता और कीमत के मामले में पूरी दुनिया में 1 इन अ मिलियन यानी कि लाजवाब है। इस प्राइस रेंज में ऐसा अचूक हथियार मिलना नामुमकिन है। दूसरी सबसे बड़ी बात है विश्वसनीयता की। अगर आज कोई देश अमेरिका या यूरोप से हथियार खरीदता है, तो उसके साथ ये ढेरों राजनीतिक शर्तें होती हैं। कल को अगर अमेरिका किसी बात पर नाराज हो जाएगा, तो वह स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक देता है या प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन भारत एक बेहद स्थिर और निष्पक्ष रक्षा भागीदारी के रूप में उभर रहा है, जो किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान करता है। यही कारण है कि इंडोनेशिया ने पश्चिमी देशों के बजाय भारत पर भरोसा जताया है। लेकिन इस डील में ब्रह्मोस से भी ज़्यादा चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण बात है, और वो है अस्त्र मिसाइल का शामिल होना। देखिए, ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया है, लेकिन अस्त्र पूरी तरह से भारत की अपनी तकनीक है, यानी कि मेड इन इंडिया इंडिजिनस मिसाइल है। यह एक बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इंडोनेशिया द्वारा अस्त्र मिसाइल को अपनी वायुसेना के लिए चुनना यह साबित करता है कि दुनिया अब भारत की एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही है। इस एक डील के बाद दुनिया के कई अन्य देश, विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के देश, भारत से अस्त्र मिसाइल खरीदने की कतार में लग गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंडोनेशिया अचानक इतने आक्रामक तरीके से अपनी सेना का आधुनिकीकरण क्यों कर रहा है। तो इसका जवाब साफ है, चीन का बढ़ता हुआ खतरा। अगर आप दक्षिण चीन सागर के सुरक्षा समीकरणों को देखें, तो चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति के तहत छोटे देशों पर दबाव बना रहा है। इंडोनेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, खास करके नाटुना द्वीपों के आसपास चीनी जहाज़ों के अवैध घुसपैठ अक्सर देखी जाती है। इंडोनेशिया को अच्छी तरह पता है कि कल को अगर अपनी संप्रभुता की रक्षा करनी है, तो उसके पास ऐसे अचूक हथियार होने चाहिए जिससे चीनी नौसेना और वायुसेना को कोसों दूर रोका जा सके। ब्रह्मोस की एंटी शिप क्षमता और अस्त्र की हवाई श्रेष्ठता इंडोनेशिया को वह ताकत देती है जिसकी उसे तलाश थी। यह रक्षा सौदा रातों रात नहीं हुई है। इसके पीछे दोनों देशों के बीच मजबूत
होते राजनीतिक संबंध हैं। हाल ही में एक वैश्विक मंच पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में जो कहा वह हर भारतीय को सुनना चाहिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भारत की घरेलू राजनीति में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन मैं यह स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। राष्ट्रपति बनने से पहले मैंने उनकी नीतियों का गहराई से अध्ययन किया और चूंकि नीतियों पर कोई कॉपीराइट नहीं होती, इसलिए मैंने उनकी कई जन कल्याणकारी और रणनीतिक नीतियों को अपने देश में भी लागू किया। ये बयान दिखाता है कि इंडोनेशिया में वर्तमान सरकार पूरी तरह से प्रो इंडिया है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते अपने गोल्डन पीरियड में पहुंच गए हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरे दौरे और डील के सबसे बड़े रणनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स पर। मिसाइल बेचना तो सिर्फ एक पहलू है, असली खेल तो समंदर के उस चोक पॉइंट पर खेला जा रहा है जिसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का यानी कि मलक्का जलडब्रू मध्य कहा जाता है। नक्शे पर अगर देखिए तो यह मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच की एक बेहद संकरी और महत्वपूर्ण समुद्री पट्टी है। चीन का लगभग 70 से 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। अगर कभी भविष्य में कोई बड़ा संकट पैदा होता है और यह रास्ता बंद हो जाता है तो चीन घुटनों पर आ जाएगा। चीन की इस दुखती रग को भारत अच्छी तरह जानता है और इसी रणनीति के तहत भारत और इंडोनेशिया के बीच एक और बड़ी डील हुई है। भारत अब इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास स्थित बेहद महत्वपूर्ण सबांग पोर्ट को विकसित करने जा रहा है। अभी तक भारत के पास मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर नजर रखने के लिए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह मौजूद थे, जो पहले से ही चीन के लिए बड़ा सिरदर्द था। लेकिन अब इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट को डेवलप करने की अनुमति मिलने के बाद भारतीय नौसेना मलक्का स्ट्रेट के और भी करीब बिल्कुल उसकी चौखट पर जाकर बैठ जाएगी। इस खबर के बाद से चीन के थिंक टैंक और रणनीतिकारों में खलबली मच गई है। भारत और इंडोनेशिया के बीच यह रिश्ता सिर्फ सैन्य और व्यापारिक नहीं है, बल्कि यह हमारी साझी सांस्कृतिक विस्तार पर भी आधारित है। इस दौरे के दौरान यह भी घोषणा की गई कि भारत और इंडोनेशिया में स्थित 1000 साल पुराने ऐतिहासिक प्राम्बन टेम्पल के जीर्णोद्धार में मुख्य भूमिका निभाएगा। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस तरह के सांस्कृतिक कदम दोनों देशों के लोगों के बीच के जुड़ाव को और मजबूत करेगा, जिससे कूटनीतिक संबंधों को एक मजबूत आधार मिलता है। निष्कर्ष के तौर पर अगर देखें तो आज से 10 से 15 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत दुनिया के देशों को इतने बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक मिसाइलें और सैन्य उपकरण बेचेगा। हम हमेशा हथियारों के सबसे बड़े इंपोर्टर रहे हैं, लेकिन आज कहानी बदल रही है। फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल बेचना ये साबित करता है कि मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ी ग्लोबल सक्सेस स्टोरी बन चुका है। ये भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी की एक बहुत बड़ी जीत है। तो दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के इस महारक्षा सौदे और मलक्का स्ट्रेट में भारत के इस रणनीतिक कदम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा वेपन एक्सपोर्टर बन पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण ज्ञानवर्धक और पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि भू राजनीतिक और रक्षा जगत की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।